सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक एक्सक्लूसिव जो गेस्ट हैं आज हमारे पास, और वो बहुत ही अहम गेस्ट हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के, मरकज़ी हुकूमत के कई अहम तरीन शोबों को उन्होंने एज ए वज़ीर सर्व किया है। अब मैं उसमें बताना चाहूँ तो बड़ी तफसील हो जाएगी। वज़ारत दाखिला भी उनके पास रही है, कश्मीर भी रही है, लोकल अफेयर्स भी रहे हैं, तजारत इंडस्ट्रीज़ भी रही है, और भी बहुत सारी वजारत है। इसके साथ साथ पंजाब के सीनियर वज़ीर भी रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो एक लिहाज से बहुत ही अहम शख्सियत हैं आजकल जो मौजूदा हालात है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी, फैसल सोलियात साहब। फैसल सोलियात अब सीनियर रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नून के। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मैं सबसे पहले तो जाऊंगा कि क्योंकि आप अपनी ही हुकूमत पे हमेशा आपने गलत बात पे, चाहे आपकी हुकूमत हो, पार्टी हो, आपने हमेशा मेरिट पे गुफ्तगू की है। ये जो सर मौजूदा हुकूमत है, जो एक लिहाज से इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फुल सपोर्ट से हुकूमत है, बाकी और जिस चीज़ों की सपोर्ट है वो तो मैं बाद में बात करूँगा। तो ये बताइए कि इसकी कारकर्दगी ख़ास तौर पर गवर्नेंस के हवाले से और मईशत के हवाले से आप कैसे देखते हैं सर? इस पे ज़रा मुख्तसर सा मुझे आपकी राय चाहिए सर। क्योंकि ये सवाल ऐसा है जी जिसके बहुत सारे एंगल्स हैं और उसकी मुख्तलिफ तशरीहात उसकी बनाई जा सकती हैं। तो मैं मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ इतना कहूँगा, मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद जो हूँ मैं पूरी तरह मुतमईन तो नहीं हूँ, लेकिन क्यों उसकी वजह यह है कि मेरी अपनी ज़ात में एक परफेक्शनिज़म रही है हमेशा से। जब हुकूमत के मारूज़ी हालात को आप देखें कि जिस तरह के हालात से ये गुज़रे हैं, तो मेरे ख़्याल में इनको पासिंग मार्क्स ज़रूर मिलने चाहिए। गो के बहुत बड़े चैलेंजेस इनके सामने रहे हैं। और एक चीज़ जो जिसकी मुझे ज़्यादा तशवीश रही है कि इंतज़ामी तौर पे शहबाज शरीफ साहब माने जाते हैं कि उनकी बड़ा हैंड्स ऑन कंट्रोल रहता है और पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में वो बड़ा ख़ुद हर वक्त वो ज़ीरो इन करते रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के जो हालात रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो रहे हैं हमारे, उस हवाले से बहुत सारे सवालिया निशानात पिछले तकरीबन 8-10 माह से उभरते हैं। और जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। अफरात ज़र पे काबू पाया गया है, महंगाई पे काबू पाया गया है। अभी बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मुख्तसर आपको जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं पासिंग मार्क्स इनको ज़रूर दूँगा। चलें जी, पासिंग मार्क्स आपने दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर यही एक साल की हुकूमत, क्योंकि कहा जाता है कि शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर सूबों में चलता है, क्योंकि आप मरकज़ और सूबों दोनों को देख चुके हैं, और मरकज़ के लिए एक बड़े पॉलिटिशियंस की ज़रूरत होती है। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो इसमें बेहतरी आती या इससे भी वर्स्ट हालात हो जाते? नवाज शरीफ साहब में और शहबाज शरीफ साहब में जो बुनियादी फ़र्क है वो बड़ा क्लियर वाज़ेह है। नवाज शरीफ साहब सियासतदान हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, हमेशा उन्होंने सियासत की है, और उनके तमाम उनकी जो सोच है, उनका जो सियासत का जब भी ओहदों में रहे हैं या पार्टी को हेड किया है,
तो वो सियासी एतबार से उन्होंने हमेशा सोच विचार करके वो फैसले किए हैं। इसके बरक्स शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासतदान नहीं हैं, गो के वो सियासी ओहदे में रहे हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने सियासत नहीं की। वो अपने आप को सिर्फ इंतज़ामी हद तक महदूद उन्होंने किया रखा है। और यही वजह है कि पिछले जब से ये हुकूमत आई है इसमें आपको सियासत कम नज़र आई है और इनकी शहबाज शरीफ साहब की जो इंतज़ामी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आई होंगी। और ये मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एक सियासी हुकूमत है ये। अगर सियासत इसमें नहीं होगी तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ उठेंगे जो उठ भी रहे हैं और आगे चल के और भी उठ सकते हैं। जी सर, मैं बिल्कुल सही आप जगह पे आए, आपने टारगेट किया है। अच्छा सर, मैं पंजाब की ज़रा हुकूमत पे आ जाता हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ वहाँ रन कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि सूबों के लिए तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, लेकिन मरकज़ के लिए एक बेहतरीन पॉलिटिशियन की ज़रूरत होती है। वो आपने भी उसकी तस्दीक कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब के अंदर आप सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं, क्या कि सर ये जो 1 साल 9 महीना 10 महीना 12 15 जो भी है, इसमें क्या दूध की नहरें वाकई बह गई हैं, मसाइल हल हो गए हैं पंजाब के जिस तरह की हम मीडिया में देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि सर ये सब और सब सिर्फ मीडिया कवरेज है, शोर शराबा है, प्रोपेगेंडा है, बेस में कुछ नहीं है? क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल किसी ने ये कहा होगा कि वहाँ पे कोई दूध की नहरें अपना चल रही हैं या सब अच्छा है। वहाँ भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग पंजाब में पिछले 8-9 माह से बेहद तरक्याती काम हुए हैं और मैं ख़ुद उसका ज़ाती तौर पे गवाह हूँ उसका। हमारे ज़िले में बहुत सारे काम हो रहे हैं, दीगर ज़िला में, पूरे पंजाब में बहुत सारे काम हो रहे हैं और इनका मरीम नवाज़ का काफ़ी हद तक हैंड्स ऑन उनका अपना कंट्रोल भी है और वो अपने आप को उन्होंने काफ़ी हद तक प्रोएक्टिव पे रखा हुआ है डेवलपमेंट के कामों के हवाले से। और ख़ास तौर पे आप जब मुआवजना करें बाकी सूबों के हवाले से, तो मेरे नज़दीक ये नहीं कि मैं अपनी जमात की हुकूमत इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत है कि बाकी सूबों के मुकाबले में पंजाब इस वक्त बहुत हद तक तरक्याती कामों में आगे है। हालांकि यहाँ पे कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं जिन पे मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे काफ़ी हद तक तशवीश है, ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से कि पिछले कुछ माह से जब से ये गंदम का बहरान आया तो काश्तकारों की जो हालत है वो अच्छी नहीं रही। अच्छा सर, आईएमएफ ने भी बहुत बड़ी कंप्लेन की है। वो ये कहता आईएमएफ ने जो डिमांड किया था उसमें से 5 में से अभी 3 शराइत पूरे नहीं किए। उनमें से एक बहुत बड़ा शर्त ये है कि सूबे जो कैश पेमेंट करना था उनमें 3 सूबों ने तो अपना काम किया, लेकिन सूबे पंजाब ने 160 बिलियन की जो है वो शॉर्टफॉल दिखाई है। और उसकी वजह यह है कि जी एग्रीकल्चर्स पे वो टैक्स, इनकम की टैक्स लगाने पे नाकाम नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने पे नाकाम नज़र आ रहे हैं, ट्रेडिंग पे टैक्स लगाने पे नाकाम नज़र आ रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स लगाने पे नाकाम नज़र आ रहे हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, एनएफसी का 51.7 खा जाता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। एक माली बोझ है पंजाब पाकिस्तान की मईशत पे, और अब ये हालात है सर। तो आप कह रहे हैं पंजाब बेहतर तरफ जा रहा है, तो ये जो बातें हम सुन रहे हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा, आईएमएफ की रिकॉर्ड का हिस्सा, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए आईएमएफ की, देखिए हमने, डॉक्टर साहब मैं कर्ज करूं, क्योंकि मैंने भी बहुत दफ़ा आईएमएफ के साथ उनके साथ डीलिंग्स की हैं। तो आईएमएफ की बात को हम कभी उसको हम कोई सहीफ़ा आसमानी ना समझा करें। उनके अपने एजेंडाज़ हैं, उनकी अपना एक उनका एक व्यू है, एक रोल है, एक वर्ल्ड व्यू है। फिर उस पर
बहुत सारे सर आपके जिम्मेदारान भी मान रहे हैं, आपके जिम्मेदारान, पाकिस्तान के अहम जिम्मेदारान भी ये कंप्लेन जो है, ये जो शॉर्टफॉल है और ये जो नहीं दिया जा रहा है टैक्स, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सर, हर लेवल पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये नाकामी किसकी है सर? सूबाई हुकूमत की है? मैं किसी की बात नहीं करूंगा, किसी ने अगर मानी है तो मानी, वो मैं तो आपको अपनी बात कर रहा हूँ कि 100% आप कभी भी IMF के जो डिमांड्स हैं उनको आप फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक ज़रूरी टैक्स का ताल्लुक है तो मैं ज़रूरी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। यस, ज़रूरी टैक्स तो वहाँ पे लागू है पंजाब में बहुत अरसे से। जो ज़रूरी इनकम टैक्स है, अच्छा, क्योंकि ज़रूरी इनकम टैक्स जो है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये कम लोगों को इसका इल्म है। मैं ख़ुद पिछले कई दहाइयों से वो टैक्स दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जब से वो लागू हुआ है, और बहुत से लोग और भी दे रहे हैं। लेकिन इसको बाकायदा एक फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। इस हवाले से क्योंकि मुझे उनके हालात का सही इल्म नहीं है पंजाब की हुकूमत का, मुझे उम्मीद ही है कि वो इस हवाले से कोई काम कर रहे होंगे कि ज़रूरी इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसको पूरी तरह फॉर्मलाइज करें और पूरे सेक्टर को इस नेट में लेके आएँ। ज़राअत की इनकम का टैक्स आप दे रहे हैं, तो आप देखें, वो पैसा कहाँ जाता है सर? ये तो जो एक तो देखा ना, एक तो फेडरल डिविजिबल पूल है जो 18वीं तरमीम के तहत जो बना हुआ है, जो आपने खुद फरमाया, जो परसेंटेज 51% आती है पंजाब को। फिर पंजाब के अपने जो खुद उसकी जो रिसोर्स जनरेशन होती है वो उस हवाले से तो बहुत कम है ना सर, वो तो बहुत कम है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि पंजाब एक माली बोझ बन गया है, पाकिस्तान की मईशत पे देता कुछ नहीं है, ले जाता है पूरा का पूरा, बाकी 3 सूबे बेचारे कमा के देते हैं। मैं आगे चलता हूँ सर, पाकिस्तान की मौशी हालत आपके सामने है, लोगों की हालत आपके सामने है सर, किसानों की हालत सामने है, सरकारी मुलाजमीन की हालत सामने है, जो टैक्स पे कर रहे हैं उनकी हालत भी आपके सामने है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मईशत की तबाही है, कैश पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के MPAs हैं, वहाँ के एडवाइज़र्स हैं, वहाँ के जो मुशीर हैं, वहाँ के जो आपके ये लोग हैं, उनकी तनख्वाह 1 लाख से 10 लाख कर दी गई सर। ये बिल पास हुआ है और अपोजिशन भी इसमें शामिल है और हुकूमत भी, और अवाम पेट्रोल, गैस और बिजली के बिल पे मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, हालात उनके बहुत पस्त हैं। क्या है सर ये? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक अर्ज करूँ इंतहाई अदब के साथ। जी सर। हम ये इंतहाई छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम बैठ जाते हैं, अरबों खरबों के बजट्स हैं, और हम चंद करोड़ों की बातों में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये अगर 8-10 लाख तनख्वाह हो भी गई, कितनी इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना इसका होगा, आप ये देखिए। अच्छा, इसके बरक्स आप देखिए, पंजाब ने अपने ही बजट से तकरीबन, ये 2 माह पहले की बात है, 55 अरब रुपया बिजली की सब्सिडी के हवाले से आम सार्फिन को फराम किया था। और ये जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये कितनी होंगी? 10, 15, 20 करोड़, 40 करोड़ की होंगी। सो आप ये इसको इस हवाले से देखिए कि वो अक्सर हमारे को अंग्रेज़ी का एक मक़ूल है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश, वो जो होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बड़ा स्केल है उस पर हमें देखना चाहिए। चले सर, हम आपकी तरफ से सारे MLA मिनिस्टर सर इसकी हिमायत करते हैं, चाहे हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इशू बहुत छोटा इशू है जी। चले सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि ये बहुत छोटा इशू है। मैं हालांकि आवाम का जो इस वक्त इशू है सबसे बड़ा होता है, बेचारों की माशी हालत बहुत बुरी है, मर रहे हैं बेचारे, खुदकुशी कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको तो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इस लेवल पे इजाफा नहीं है, तो उनके भी कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चंद करोड़ रुपए उनको भी दे दिया जाए ताकि उनके यहाँ भी खुशहाली हो जाए। तो मैं आता हूँ सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मुझे ये बताया सर। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात। एग्री करते हैं सर, दैट्स गुड, बहुत अच्छा सर। आप कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इसी शरह से इजाफा हो जाना चाहिए जो लोग ऑलरेडी टैक्स के नेट में हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने का आपको कोई अफसोस तो नहीं, या PMLN में ज्वाइन करने के बाद
आप समझते हैं कि ये आपका बेहतर फैसला था सर, ये जो अभी वक्त गुजरा है सर? डॉक्टर साहब, मुझे कतन किसी किस्म की कोई उसमें रिग्रेट नहीं है। मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया था। देखिए, डॉक्टर साहब, मैं रहता हूँ पंजाब में, और मेरा जो आबाई इलाका है वो पंजाब का हिस्सा है, तो मैंने वहाँ से सियासत करनी है, मैंने वहीं से इलेक्शन लड़ना है, मैंने वहीं के लोगों के साथ अपनी राव रस्म रखनी है, वहीं से मैंने वोट लेने हैं। तो जो उनकी मंशा है, उनकी जो आरा है, मैंने उनके मुताबिक ही चलना है। अगर मैं उनके मुताबिक ना चलूँ तो मैं समझूंगा मैं मिसफिट हो जाऊंगा। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में तो उसने अपना असर कायम रखा हुआ है, और अब 17-18 साल हो गए हैं यहाँ उनकी हुकूमत है। बट इसके अलावा बाकी आप सूबे देखें, और ख़ास तौर पर पंजाब की बात मैं करूँगा, जो आपने बात की। पंजाब में आप देखें उनकी क्या सूरत हाल है। पिछले इलेक्शन में आप रिज़ल्ट देख लीजिए, और इसलिए मैं समझता हूँ, मुझे पिछले इलेक्शन में 1,35,000 वोट पड़े हैं। मेरे ख्याल में कम ही लोगों को इतने वोट पड़े होंगे। आजकल के हालात पंजाब में PMLN के बहुत ख़राब हैं, और जो वोट पड़े हैं वो बहुत बुरे वोट पड़े हैं। इससे ज़्यादा तादाद में ताकत तो PTI को आ गई है। तो क्या बेहतर नहीं था सर, आपके यहाँ अवामी ताकत PTI की होती तो आप आज सीट भी जीते होते? क्या ये बेहतर नहीं था? PMLN को बहुत नुकसान पहुँचा है, अवामी तौर पर उनकी जो परसेंटेज है पंजाब में वो बहुत गिरी है सर। जी सर। डॉक्टर साहब, नुकसान PMLN को ज़रूर पहुंचा है, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी है। और मुझे यकीन है कि इस हवाले से वो आइंदा कोई ऐसी हिकमत अमली और ऐसी कोई स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे कि उनकी दोबारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो सके। और अगर नहीं अपनाएंगे तो नुकसान पहले भी उनको हुआ है, और आइंदा अंदेशा है कि आइंदा नुकसान और भी ज़्यादा हो सके। लेकिन क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, तो अब क्योंकि मैं पार्टी में नहीं रहा तो मुनासिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि मैं बातें करूं। लेकिन सिर्फ मैं इतना अर्ज़ करूंगा कि मैंने पार्टी छोड़ने से बहुत अरसा पहले लीडरशिप से कई दफ़ा ये बात कही थी कि आपका पंजाब में इंटरेस्ट ना होने के बराबर है, और इसका नुकसान पहुंचेगा आपको। लेकिन उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी हिकमत अमली है, उनकी अपनी एक जहन है। उन्होंने शायद वो बेहतर नहीं समझा कि हम पंजाब में उस तरह कॉन्सनट्रेट करें जिस तरह हमें करना चाहिए। बीबी मरहुमा के हवाले से तो उन्होंने तो एक बड़ी भरपूर सियासत की है, और हम उनके साथ होते थे। एक अवामी लेवल की सियासत की है उन्होंने पंजाब में, और लाखों के जुलूस होते थे, जलसे होते थे, रैली होती, बट सियासत की है उन्होंने पंजाब में, सियासत की है, और ओपन सियासत की है, बाहर निकल की सियासत की है। आज की सियासत तो अनफॉर्चुनेटली बंद होकर रह गई है, कमरों में, ड्राइंग रूमों में, और ऐसी चीज़ों में रह गई है। वो जो गलियों की, खेतों की, कलियानों की, देहातों की, शहरों की ओपन सियासत थी, उसका तो अब नामो निशान कहीं ना रहा है, ना नज़र आती है वो। जी, मैं यहाँ रोकूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी फैसल सालियात साहब, अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया हुआ है, और बड़ी आपने देखा होगा इस वक्त बड़े स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, बिलावल साहब के भी आ रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी आ रहे हैं, गवर्नर साहब के भी आ रहे हैं कि जो एग्रीमेंट रिटर्न किया है PMLN ने और उन्हीं की हुकूमत है, तो उस एग्रीमेंट के तहत हमारे साथ एग्रीमेंट है उसको पूरा किया जाए। तो आप समझते हैं कि सर क्या एग्रीमेंट किया है? क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर पॉलिटिकल स्पेस मांग रही है और इंतज़ामी इख्तियारात मांग रही है, जो कि नहीं दिया जा रहा है एग्रीमेंट का हिस्सा होने के बावजूद। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, आप मुझसे ख़ुद बेहतर जानते भी हैं, और आपका अपना भी इसमें एक्सपीरियंस है
कि वो कहते हैं ना, देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच। कोई भी सियासी जमात जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी और फोरम, किसी और एंटिटी, किसी और सियासी जमात को आसानी से नहीं देती। एग्रीमेंट होते रहते हैं, कोशिश होती है कि एग्रीमेंट्स पे कि जिस हद तक हो सके उस पर कारबंद रहा जाए, लेकिन जहाँ पे इश्यूज़ आ जाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के, कि जहाँ पे एक जमात समझती है, ख़ास तौर पे जो जमात पावर में हो सूबे में, कि हमने अगर ये स्पेस फोरगो कर दी तो हमें नुकसान होगा, तो वहाँ फिर वो नहीं करते। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ डॉक्टर साहब के ये बयानात आते रहेंगे, नाराज़गियों के बयानात भी आते रहेंगे। आपने पिछले कई दहाइयों से ये ऐसे बयानात देखे हैं, लेकिन ये जो कोलिशन है इसी तरह इंटैक्ट रहेगी। सर ये बड़े दावे से आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि मेरे एक प्रोग्राम में 2-3 पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन्होंने ये इशारा भी दिया कि अगर ये एग्रीमेंट पूरा नहीं होता है तो यकीनन हम सोचेंगे इस इत्तेहाद से अपने आप को हटाने का। तो अगर ये इत्तेहाद से वो हट जाते हैं तो आपकी हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी सर, यहाँ भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, हर जगह। डॉक्टर साहब, ना हुकूमत ख़त्म होगी, वो मुझे नहीं पता आप किन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए उन्होंने आके ये दावा कर दिया। जो असल जो क़ुव्वत है वो किसी को इधर से उधर नहीं होने देगा। इसका मतलब है असल क़ुव्वत के पास आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो असल क़ुव्वत के पास सबकी डोर है, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MCO हो, इस्तेहकाम हो, सबकी डोर है। सबकी डोर है। मसलन उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा चेंजिंग, ये तय है सर। सबकी डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारा अब सियासत का हालत ये हो गई है कि सबकी कोशिश अब और कोशिश भी होती है और उनकी दिल ख्वाहिश भी होती है कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा उनके फेवर में हम आ जाएं। ओहो, तो जब ये सूरत हो तो आप खुद देखें कि ये बातें सिर्फ आपके टीवी प्रोग्रामों में और इंटरव्यूज़ में करने की होती हैं, बाकी इनकी किसी किस्म का कोई इसमें हकीकत नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा सर, ये हुकूमत आप समझते हैं, बहुत मुख्तसर सा एकदम सेकंडों का है, ये हुकूमत आप समझते हैं सर अपनी मुद्दत पूरी करेगी? जब तक ये हुकूमत ने जो बुनियादी इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के, जिसमें इकॉनमी और जो सिक्योरिटी है, और इन दोनों से इकॉनमी और सियासत, इकॉनमी और सिक्योरिटी के साथ साथ डॉक्टर साहब मैं फिर अर्ज़ करूँगा सियासत भी है, उसको अपने हाथ में रखा, कंट्रोल किया और डिलीवर किया, तो मैं समझता हूँ इस हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। या अगर इससे थोड़े से डेविएट हो गए, ये इसमें कमी आ गई, इसमें नुकसान हुआ, तो फिर उस बारे में कुछ नहीं कहा सकेगा। अच्छा, डेविएट हो गया तो हो गया। तो क्या इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि सर जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी हुकूमत चलेगी, जब नहीं चाहेगी ख़त्म हो जाएगी? बड़ी क्लियर आपने खुद ही बात कर दी। अब नहीं मैं इस बारे में और क्या ऐड करूँगा। अच्छा सर, PTI और मौजूदा हुकूमत के मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या दोनों सिंसियर है सर इस मुज़ाकरात में? डॉक्टर साहब, बस ये सारा जो है ना, मुझे आप ये बताएं PTI क्या चीज़ है? आप खुद जानते हैं, आपने इतने प्रोग्राम किए हैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है आपके साथ उनमें शामिल होने का। PTI सिर्फ इमरान खान है, ये बाकी किसी का वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। बाकी सिर्फ वो आएंगे, बैठेंगे, वो टीवी पे तस्वीरें आएंगी, उनके बयानात आएंगे, बस वो चाय पिएंगे जाएंगे, और बस यहाँ तक वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ये होगा। इस वक्त PTI एक बहुत वीक विकेट पे है सियासी तौर पे, और वो अगर मुज़ाकरात अगर वो करना चाह रहे हैं तो शायद वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि अपने लिए कुछ ना कुछ आइंदा आने वाले वक्त में कुछ स्पेस पॉलिटिकल स्पेस पैदा कर सकें, क्योंकि अब उनकी जो बिल्कुल वो दीवार से लगे हुए हैं, उनके तमाम जो नारे थे, उनके तमाम अपीलें थी, उनके तमाम जो जलसों की कॉलें थी, वो सब ज़ीरो चुकी हैं, जितने भी उन्होंने किए हैं पिछले 8-10 महीने में।
और आइंदा भी लोग निकलने को उनके लिए तैयार नहीं है। सिविल नाफरमानी की लोग अपने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है सर उन्होंने। कोई कॉल नहीं होगी डॉक्टर साहब, कोई कॉल नहीं होगी। ये सिर्फ ढकोसले हैं कहने की, और क्या कहें। वो कहते हैं ना, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस वो सिर्फ पहले इन्होंने जो वो 24 की कॉल दी थी उसका क्या बना, अब इन्होंने एक और कॉल दे दी। सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली अलाइव रखने के लिए ये बयान देते रहते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन इसका बड़ा क्लियर है कि इमरान खान को ये समझना चाहिए कि हमारे मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जो अभी हमने जिक्र किया इकॉनमी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उस हवाले से हम इस किस्म के जो एडवेंचर हैं जो इन्होंने करने की कोशिश की 8-10 महीने में, हम उनमें नहीं जा सकते। असेंबली में आए, असेंबली में बैठें। सर आप ना उनका मैंडेट देते हैं, ना आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो बातचीत करते हैं, ना उनके लोगों को आप छोड़ते हैं। उन पर केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के उन पर केसेस बन रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं। तो मतलब वो करें तो क्या करें सर? एक तरफ तो आप पूरी के पूरी आपने सर बजूका चलाया हुआ उनके ऊपर, और ना आप उनके मैंडेट मानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तंजीम है, उसको वोट पड़े हैं, 2024 के वोट की जीती हुई पार्टी है, लेकिन आपने उनका हक छीन लिया है। तो उसके बाद वो करें तो क्या? ऊपर पे मुकदमा भी बना रहे हैं आप उन पे। डॉक्टर साहब, किसी ने मुकदमा तो उन पे नहीं बनाए। उन्होंने, वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। एक दफ़ा नहीं, पै दफ़ा उन्होंने कुल्हाड़ियाँ अपने ऊपर मारी हैं। और ये आप देखिए, 9 मई हमने कहा था उनको करने के लिए, जिन उनके वर्करों को, उनके कारकुनों को सजाएं हुई हैं, उनके अपने बयानात आपने देखे हैं, वीडियो पे और टीवी पे आपने बयान देखे हैं। इन्होंने तो तमाम लाइनों को क्रॉस कर दिया। अब आप कहते हैं इन पे केस बन गए। जब उन लाइनों को आप क्रॉस करेंगे, उन तमाम हदों को क्रॉस करेंगे, तो फिर आपको तैयार होना चाहिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फेस करने के लिए उसके नताइज भी। और ये फेस कर रहे हैं, और आइंदा भी ये फेस करते रहेंगे अगर इनकी यही रविश रही तो। अच्छा सर, ये 9 मई के मुकदमात पे 25 लोगों को जो सजाएं हुई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो मुख्तसर सा इस पे बताइए, और दूसरा सर, जो असल कल्प्रिट थे, जो मास्टरमाइंड थे, जो मंसूबा साज थे, वो उनको सजाएं नहीं मिली। तो इस पे ज़रा सा कमेंट्स करें तो मैं आगे चलूँ सर। मेरा ख्याल है कि अभी चंद एक लोगों को सजाएं हुई हैं, क्योंकि उनकी तादाद जो है मेरे नज़दीक कोई 80 या 100 या 125 के करीब है इसमें। यस, उसमें से चंद लोगों को सजाएं हुई हैं। बाकियों को मेरे ख्याल में अगले फेज़ में उनके केस जो हैं वो सुने जाएंगे और उनके फैसले आएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो असल मास्टरमाइंड है उनको सजाएं नहीं होंगी। और इसमें आप खुद देखिए, इमरान खान का आप खुद इसमें आप देखिए कि उन्होंने अपने लोगों को, उन लोगों ने खुद बयान दिए हैं कि उन्होंने खुद क्या कहा अपने लोगों को कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊं तो आपने क्या करना है। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा कहा उन्होंने। मुझे एक चीज़ का अफसोस ज़रूर है कि 9 मई को 2.5 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया है, बहुत देर हुई, और इनके फ़ैसले इतनी ताख़ीर से हुए। अगर ये फ़ैसले टाइम पे हो जाते तो मेरे ख्याल में हमारे ये जो पिछले इतने अरसे में जो हमारी ये जो अफरा तफरी रही है और जो केओस रहा है, शायद हम इससे बच सकते। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर ममलिकत पाकिस्तान पे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे किसी शख्स ने अटैक करना है तो उसके लिए कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, ये बताइए, आप वजीर दाखिला भी रहे हैं, सर। इस वक्त जो KPK के हालात हैं उसमें कुर्रम एजेंसी आप देखें 150 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है, ख़तरनाक है। आप समझते हैं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सूबाई हुकूमत पे आती है, ये मरकज़ी हुकूमत भी इसके जिम्मेदार है? इसके 90% जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत पे आती है, क्योंकि ये उनका अपना अंदरूनी उनके सूबे का इशू है, कुर्रम एजेंसी का इशू है, जिसको उनको हैंडल करना चाहिए।
जब ये एजेंसियां थी, जब ये फाटा के इलाके थे, उस वक्त फेडरल वफाकी हुकूमत का उसमें अमल दखल होता था। लेकिन जब से ये शामिल हुए हैं KPK में, अब ये 90, बल्कि मैं 100% कह सकता हूँ, लेकिन मैंने 90% कहा है कि उनकी ज़िम्मेदारी है, मुकम्मल उनकी ज़िम्मेदारी है। मुझे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अफसोस इस बात पे होता है कि 100 से ज़ायद वहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी जानों का नज़राना दे चुके हैं और उस इशू को कोई उठाता ही नहीं है। और मुझे यहाँ पे आपके ज़रिए मुझे ये भी बात ज़रूर करने दें कि मुझे अफसोस है अपने ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो हमारे वीलॉगर हैं, जिसमें हमारे बहुत बड़े साफ़ी भी हैं जो वीलॉग करते हैं, किसी ने आज तक इस इशू को नहीं उठाया, क्योंकि वो मेरे ख्याल में वीलॉगर्स का सिर्फ एक ही इशू है कि वो इमरान नामा करते हैं, क्योंकि उस पर वहाँ पे डॉलर आते हैं और पैसे आते हैं। yes. मुझे अफसोस लगता है इन पे, दोनों तरफ बड़े बड़े लोगों पे, दोनों तरफ सर, एंटी इमरान और इन फेवर ऑफ इमरान। सर एंटी इमरान और इन फेवर ऑफ इमरान के अलावा मीडिया में कुछ भी नहीं है। दोनों देखें ना, हमारे मुल्क में इतना बड़ा सानिया हुआ है, इतना बड़ा सानिया हो रहा है, इस तरफ बात ही को नहीं करता। तो मैं, हो सकता है मेरी बात कईयों को पसंद ना है, लेकिन ये मुझे बहुत दुख होता है ये कहने में कि जी इस किस्म की बेहिसी कि हम सिर्फ बस वहाँ जाते हैं जहाँ पे हमारी लाइक्स ज़्यादा आनी है। एंटी इमरान, प्रो इमरान, ये इशू तो नहीं है ना कोई। हम एक मुल्क में रहते हैं, हम बाइज़्ज़त शहरी हैं, हम बाशऊर अपने आप को कहते हैं कौम, तो बाशऊरी का इजहार भी तो होना चाहिए ना। बस सर सनसनीखेज जिसमें डॉलर कमाया जा सके। एक आपके जी बिल्कुल सही कहा। एक आपको सवाल के अर्ज के मैं हवाला बात करूँ, फेडरल गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कोरम के हवाले से, क्योंकि KPK में फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी है और फ्रंटियर कोर भी है, दोनों, और स्काउट्स भी हैं जो कि बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत हैं। जिस तरह कराची में रेंजर्स हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में आप फ़ौज को, रेंजर्स को बुला लेते हैं, तो KPK में जब हालात इस किस्म के हुए हैं तो मुझे इस बात की हैरानगी हुई है। हालांकि वो सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पे आती हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को एक प्रोएक्टिव उसमें अप्रोच लेनी चाहिए थी, ताकि इतनी बड़े जानों के ज़िया से बचा जा सकता। और मैं तवक्को रखता हूँ कि अभी वहाँ पे जो जरगा हुआ है, अगर उसके खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले तो फेडरल गवर्नमेंट को ख़ुद एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, जो कि उनके वहाँ जो बुनियादी मसाइल हैं कोरम एजेंसी के और पारा चनार के, चाहे वहाँ प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, चाहे वहाँ के सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं, या जो इश्यूज़ भी हैं, उनको फौरी तौर पे हल करने के लिए अमली इक़दाम करना चाहिए। पाकिस्तान के शहरी हैं सर, उनकी जानो माल की हिफाजत सूबाई और मरकज़ी दोनों हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा सर, वहाँ के गवर्नर अब कहते हैं कि इतने बुरे हालात हैं, आइन के तहत सूबा नहीं चल रहा है, और एक पार्टी के जो वज़ीर आला हैं वो पूरे वसाइल उन्होंने झोंक दिया है इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर, तो वहाँ गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ये भी नहीं मानती। देखिए, गवर्नर राज लगाना डॉक्टर साहब, जो हमारी जो आइन की शिक है उसके मुताबिक इतना आसान नहीं है। और अगर आप गवर्नर राज लगा भी दें तो एक वक्त के लिए आप लगा सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको उठाना पड़ेगा, या मैक्सिमम आप अगर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाते हैं तो KPK के जो हालात हैं, जो हकीकत उसमें जो आपको वाज़ेह नज़र आती है, वहाँ पे तो दोबारा असम्बली के इलेक्शन हुए तो इसी किस्म का रिज़ल्ट जो अभी है आपको वही नज़र आएगा। वो असल में गवर्नर का एक और इशू भी है, हमारा अजीज़ भी है फैसल करीम कुंडी जो है, अच्छा आदमी, मेरे उनके वालिद से बड़े ताल्लुकात रहे हैं उनकी फैमिली के साथ। उनका एक ज़ाती इशू भी है गंडापुर साहब के साथ, क्योंकि लोकल सियासत उनकी वहाँ पे है। तो अक्सर जो उनके जो बयानात हैं वो मैं तो उनको उस लोकल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं लेता हूँ।
कोई सूबाई कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं उनको। अच्छा, आप समझते हैं कि सूबे की हालत ऐसी अभी नहीं है कि वहाँ जो है वो गवर्नर राज लगाया जाए, क्योंकि माजी में सदर आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान में कई दफ़ा गवर्नर राज लग चुका है और सूरत हाल है 2 महीने के लिए लगा सकते हैं, फिर 6 महीने के लिए आप पार्लियामेंट से, तो उस वक्त तक कंट्रोल किया जा सकता है। आप समझते हैं कि अभी वो हालात नहीं है, ज़्यादातर इनकी ज़ाती लड़ाई है, तो इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल डॉक्टर साहब मैं मुझसे अगर आप पूछें, मैं गवर्नर रूल के सरीन उसके मैं खिलाफ हूँ। चलें सर, ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये कि अगर हम अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं तो ये डेमोक्रेसी की नफ़ी होगी। और आप देखिए पीपल्स पार्टी ने 2008-9 में पंजाब में गवर्नर रूल लगाया था, उसका क्या नतीजा निकला था। अच्छा सर, आखिरी सवाल, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को डिस्कार्ड कर दिया है उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी, इस्टेब्लिशमेंट ने भी और सियासत ने भी, एकदम डिस्कार्ड कर दिया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल डिस्कार्ड किया, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि PMLN जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के गिर्द रिवॉल्व करती है और उन्हीं का वोट बैंक है। और मेरे नज़दीक तो PMLN की जो रिवाइवल सियासी तौर पे अगर होनी है तो उसका एक ही तरीका है कि नवाज शरीफ साहब को खुलकर बाहर आकर सियासत करनी पड़ेगी। अगर वो सियासत करेंगे तो PMLN जो है उसकी जो सियासत है वो आगे चलेगी, सरवाइव करेगी, पंजाब में नजर आएगी, वरना जो हालात हैं उससे भी ज़्यादा तबाह होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जो एक वक्त पे पीक पे थी और फिर ज़मीं बोस हो गई। अब फैसल सोलेहाद, बहुत सारी बात करने की हमारी ख्वाहिश थी, सवालात थे, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपको जाना भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।